नमस्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के पाठ्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी पेपर क्रमांक 5 प्रयोजनमूलक हिंदी, इस पेपर का प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर शंकर गंगाधर शिवशेट्टी, हिंदी विभागाध्यक्ष श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानक भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं और कई लोग साधु भाषा, इसे नागर भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका जो अपने व्यवहार के अनुसार या व्याकरण है। हम जब किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा ही लिखते हैं। समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है वह भी मानक ही होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में ही संपन्न होते हैं। मगर हम जब हमारे परिचित जनों से बात करते हैं तब हम मानक भाषा में न करते हुए हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो बात करते हैं उसी तरह बात करते हैं। कहने का आशय यह है कि मानक भाषा हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है और हम उसी के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। मानक भाषा हमारे बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुंचाती है जो हमारा आशय होता है। अतः मानक भाषा सर्वसामान्य भाषा होती है। वह व्याकरण सम्मत होती है और उसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और संप्रेषण की एक रूपता उसका सबसे बड़ा लक्षण है। यह भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाती है। उसी तरह से हम जो समाज जीवन या रोज के जीवन में उपयुक्त करते हैं उस भाषा में व्याकरणिकता होती है। सब होते हुए भी हम उसको उतने जटिलता में न जाते हुए हम अपने जो परिवेश में बात करते हैं उसी परिवेश की भाषा को लेकर हम बात करते हैं। मगर धीरे धीरे इस मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण, उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है और इसका प्रसार और विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। इस प्रकार मानक भाषा की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती है तथा जिसे उस भाषा या उस प्रदेश की शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानते हैं और प्राय सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम में के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करते हैं। मानक हिंदी के अर्थ। मानक हिंदी शब्द का अर्थ हिंदी भाषा के उस स्थिर रूप से हो जाता है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप है। इसलिए वह सभी लोगों द्वारा सामान्य है, सभी लोगों द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। अन्य भाषा रूपों के मुकाबले वह अधिक प्रतिष्ठित है।
मानक हिंदी भाषा ही देश की अधिकृत हिंदी भाषा है। वह राजकाज की भाषा है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, वह साहित्य संस्कृति की भाषा है। अधिकांश विद्वान, साहित्यकार, राजनेता औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से कहीं अपने राजकीय लोग तो अपने कहीं सभा सम्मान या हो या अपने उनके विधायक रूप में जो बात करते हैं वह इस भाषा का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उस भाषा का, साहित्यिक क्षेत्र में भी इस भाषा का यथोचित उपयोग किया जाता है। जिसे पर हम आकाशवाणी या दूरदर्शन पर भी इस हिंदी में समाचार प्रसारित होते हैं। प्रतिष्ठित समाचार एवं पत्रिकाओं में जिस हिंदी का प्रयोग होता है, जिस हिंदी में सामान्यतः मूल लेखक अधिकृत अनुवाद होता है, वह मानक हिंदी भाषा ही है। मानक हिंदी भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में सर्वसामान्य रूप है। वह रूप पूरी तरह सुनिश्चित व सुनिर्धारित है, तथापि इसमें गतिशीलता भी है। इसका जो गतिशीलता है वो गतिशीलता को दोहराने के लिए या उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए या उस भाषा में जो जीवितता है, उस भाषा की जो सरसता है, उस भाषा में जो तन्मयता है, उस भाषा का जो सौंदर्य है, उस मानक रूप में हम देख सकते हैं। हम इसी के बाद हम मानक भाषा के लक्षण निश्चित होते हैं। किस प्रकार से लक्षण निश्चित होते हैं ये हम देखेंगे। एक है वह व्याकरण सम्मत होती है, वह सर्वसामान्य होती है, उसमें क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है। उसमें अर्थात वह एक रूप होती है, वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्र में भी उसका इस्तेमाल होता है। क्षेत्रों का कार्य संपादित करने में सक्षम होती है। वह सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। उस भाषा के अंतर्गत कोई जटिलता नहीं होती है, क्योंकि जो लिखा वही उसके अंतर्गत जो है वही बात उस लिखान के अंतर्गत आती है। जैसा कि उसके अंतर्गत न कोई अनेक मोहरेदार पदता या अनेक ही संश्लिष्टता उसके अंतर्गत नहीं दिखाई देती है। जिस प्रकार से हम एक वर्तमान पत्र में देखते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, तब हमको जो घटना घटित हो गई उस घटना का ही हमें इतिवृत्तांत हमारे सामने दिया जाता है। जैसा कि हम इतिहास देखते हैं, इतिहास के अंतर्गत हम अनेक घटनाओं को हम बांधने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है, काल्पनिकता होती है ज्यादातर। इसके अंतर्गत काल्पनिकता को वाव नहीं दिया जाता या ना थारा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वैज्ञानिकता होती है। विज्ञान के अंतर्गत जो है वही बात को दोहराया जाता है। इसी तरह से मानक भाषा में भी जो है उसी को ही महत्व दिया जाता है। उसके संप्रेषण से कहीं भ्रांति नहीं होती है। जिस प्रकार से हम एक आधी बात को संप्रेषण करते हैं तो उसके अंतर्गत हमको शंका आने की कोई जरूरी नहीं होती, क्योंकि भाई ये बात सच है या नहीं यह हमें कहने की जरूरी नहीं होती, क्योंकि जो है वही संप्रेषण में लाया जाता है। वह नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। जिस प्रकार से इसके अंतर्गत जो नवीन बातें हमारे सामने आती है, जैसा कि कोविड-19 की बात आ गई हमारे सामने, उसके अंतर्गत किस तरह से हमारे शब्द रचना आ गई है, शब्द नए नए आए हैं, वो जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल नहीं करते थे। अनेक ऐसे शब्द हमारे आज के इस जो आज चल रहा है हमारे समाज में, जो एक प्रकार का डर हो गया है, उस डर को न ज्यादा बढ़ाते हुए जो है वही बात को यहाँ लाने का प्रयास इस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण में वह समर्थ होती है। जिस प्रकार से अनेक नए शब्द हमारे समाज उपयोगी होते हुए भी हमें मालूम नहीं होती है, उस नए नए शब्दों को इसमें शामिल भी किया जाता है। इस प्रकार से वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता
अथवा शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढांचा सुदृढ़ एवं स्थिर होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है तो वह एक प्रकार से उस भाषा की एक प्रकार से अपनी कमजोरी हो सकती है। इसलिए इसमें कोई त्रुटि या कमजोरी नहीं दिखाई देती है, वह परिनिष्ठित एवं साधु एवं संभ्रांत होती है। मानक हिंदी की कहीं हम विशेषता को भी हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। मानक हिंदी की विशेषता हम देखने से पहले उस मानक भाषा में जो बातें हम आज तक देखते आए हैं, तो मानक भाषा के जितने लक्षण ऊपर बतलाए गए हैं वे सभी लक्षण मानक हिंदी भाषा में विद्यमान है। कुछ विद्वानों के अनुसार मानक भाषा में 4 तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है, जिस प्रकार से ऐतिहासिकता, अभी हम देख चुके, ऐतिहासिकता को लिए बगैर हमारी एक ही बात को हम आगे नहीं जा सकते। कैसा, इतिहास को देखना ही हमारे आज के वर्तमान को सामने लाना है, जो कि ऐतिहासिकता का अर्थ है भाषा की प्राचीनतम परंपरा और काल की दृष्टि से उसका विकास। अधिकांश भाषाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, फिर दूसरे से तीसरे तक और ऐसे ही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कैसा कि ऐसा है कि इस भाषा का विकास हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ नया बदलाव आता गया है। जो पहले हमारे दादा दादी हमारे पूर्वज बात करते थे वही भाषा आज हम बात तो करते, मगर शब्दों में हमारे बात करने की शैली में उसको एक प्रकार से अलगता आ गई है। जिस प्रकार से देहात में हम रहते हैं तो देहात की भाषा बोलते, जब हम शहर में नगर में आते हैं तब नगर की भाषा बोलने का प्रयास करता है। एक आधा देहाती आदमी शहर में आता है कई कामकाज के लिए और नौकरी के वास्ते, तो उसको देखकर लोग पहचानते तुरंत कि बा आप उस इलाके से आए हैं क्या, आपका प्रदेश ये है क्या, वो है क्या, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि हमारा जो परिवेश है उस परिवेश की भाषा को हम छोड़ नहीं सकते, यही उनकी ऐतिहासिकता है। यह उल्लेख है कि ऐतिहासिकता में तो ऐसी बातें आती है जैसे कि कृत्रिम भाषाओं में इस ऐतिहासिकता का अभाव होता है। क्योंकि हम आज जो बात करते हैं, जैसा हम अभी बोले हैं कि देहात से एक आधा आदमी नगर में आता है तो कृत्रिमता का बाधित हो जाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं कि उसको ऐसा एक प्रकार से अपनी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए, वो गर्व न होते हुए वो क्या करता है, कृत्रिमता लाने का प्रयास करता है और वो तभी पहचान में आता है कि यह उसकी भाषा न होकर वह कृत्रिमता का सहारा ले रहा है। क्योंकि उसके जो परिवेश अब जहाँ पे रहता है उस परिवेश की भाषा को दोहराना चाहता है, क्योंकि उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए ऐसे कई लोग करते हैं। हमारे भी सामने आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनको लगता है कि हमारी भाषा की वजह से हम देहाती लगेंगे, हम उस गंवार लगेंगे, यह सोचकर वह कृत्रिम भाषा का, जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि एक आधे हमारे शरीर के ऊपर हमारे भगवान ने हमारा एक शरीर बनाया है, जो बनाया है उस शरीर को हम इतना सज संवार कर रखते तो वो शरीर बहुत ही ठीक ठाक दिखता है। मगर उस शरीर के ऊपर या उस हमारे रहन सहन के ऊपर हम अन्य प्रकार का जो कोई इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारे तरफ देखेंगे, कई लोग हंसेंगे। इस प्रकार से कृत्रिमता लाना हमारे समाज की आज एक रूढ़ी प्रथा, जिस रूढ़ी बन गई है, संकेत बन रहा है। क्योंकि जो आदमी जैसा है उसे बदलाव करते करते कालानुरूप करते गए तो उसका बदलाव हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। मगर कुछ लोग इतने जल्दी खुद को बदलाना चाहते हैं कि वह लोगों के नजर में आ जाते। इसी प्रकार से हमारे प्रतिष्ठित या हमारे मानक भाषा का भी इसी तरह से हमको दिखाई देता है, क्योंकि मानक भाषा को भी इतिहास का सहारा लेना पड़ा है। इसी प्रकार से हम इस ऐतिहासिकता की बात रख सकते हैं। मानकीकरण किस तरह से होता है, इसका मानकीकरण के अर्थ और भाषा में क्या फर्क हो सकता है, अर्थात भाषा को एक मानक रूप देना है, ऐसा मानक रूप जो कि हम रूप जिसमें प्राप्त सभी विकल्पों में एक को मानक मान लिया गया है।
तथा जिस भाषा रूप को उस भाषा के सारे बोलने वाले मानक स्वीकार करते हैं, यह बात ध्यान देने की है कि सारे विश्व के अधिकांश समुदाय भाषाओं का मानक रूप होता है, जबकि अवभाषा वर्नैकुलर बोली क्रियाकलापों आदि का मानक रूप नहीं होता है। मानकीकरण के कारण ही कोई भाषा अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है, इसीलिए वह सभी लोगों के लिए बोधगम्य भी होती है। इस प्रकार से साथ ही वह सभी लोगों द्वारा मान्य होती है। अतः अन्य भाषा रूपों की तुलना में वह अधिक परिनिष्ठित भी होती है। उसको अन्य भाषा को लोगों के साथ उसको जोड़ना है तो उसको परिनिष्ठित भी करना पड़ता है। उसके आगे हम उसकी भाषा का तीसरी विशेषता की तरफ हम देखेंगे तो उस भाषा को जीवंतता लाने के लिए उस भाषा को किस तरह से हमारे स्वयं को बदलाव करना पड़ता है। अर्थात भाषा का प्रवक्ता कोई समाज हो जिसमें बोलचाल तथा लेखन आदि में उस भाषा की प्रयोग होता हो, उस भाषा का प्रयोग होता हो। जीवंत भाषा में निरंतर विकास होता रहता है। विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों में जीवंतता मिलती है। हाँ, संस्कृत, लैटिन, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसे अनेक पुरानी भाषा है या क्लासिक भाषा भी है, आज सामान्य प्रयोग में नहीं है, इसलिए उसमें जीवंतता नहीं मानी जा सकती है। ऐसे अनेक भाषा है हमारे मृतप्राय बन गए हैं। जैसा कि हम आज पाली भाषा को देखते हैं, आज लैटिन भाषा देखते हैं, अपभ्रंश भाषा देखते हैं, ऐसा हमको हमारे जो लोग पहले इतना बोलते थे, आज हमारी संस्कृत भाषा का भी जीवंतता लाने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों में उसका समावेश किया जा रहा है, क्योंकि भाषा को जीवित रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि भाषा को जीवित रखना यानी उस भाषा की संस्कृति को समझना है, उस भाषा में लिखी हुई संस्कृति को समझना है, उस भाषा के अंदर जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनि हो या हमारे अन्य विद्वान लोग उस समय लिख कर रखे हो, उस भाषा को जीवित रखेंगे तो ही आज हम तक उस भाषा का नॉलेज हमें समझ में आएगा। उस भाषा की स्वायत्तता क्या है? उस भाषा की स्वायत्तता से आशय है अपने अस्तित्व के लिए किसी भाषा का किसी अन्य भाषा पर निर्भर न होना। सामान्यतः भाषा स्वायत्त होती है किंतु बोलियां स्वायत्त नहीं होती, वे अपने अस्तित्व के लिए भाषा पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें प्रत्येक बोली के लिए यह कहना पड़ता है कि वह बोली अमुक भाषा की है, किंतु भाषा के संबंध में ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है। जो कि इन आधारों को लेकर हम विचार करते तो क्लासिक भाषा में ऐतिहासिकता होती है, मानकता होती है, किंतु जीवंतता नहीं होती। बोली में मानकता तथा स्वायत्तता नहीं होती। अवभाषा वर्नैकुलर में मानकता नहीं होती। क्रमिक भाषा में केवल मानकता होती है। पिंजिन में मात्र ऐतिहासिकता होती है। क्रियोल में अन्य सभी होती है, किंतु मानकता नहीं होती है। मानक भाषा में यह चारों ही विशेषताएं होती है। वस्तुतः स्वीवर्ट की यह बातें यह तो बतलाती है कि मानक भाषा में उपयुक्त 4 गुणों का होना अनिवार्य है, विशेषता होती है, किंतु मानक भाषा में मानकता भी होती है। तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि हम यह न बताए कि मानकता क्या है। मानकता यानी क्या है? मानकता में निम्नांकित बातें आते हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं। मानकता का आधार कोई व्याकरणिक या वैज्ञानिक तथा अथवा नियम नहीं होते। इसका आधार मूलतः सामाजिक स्वीकृति है। समाज विशेष के लोगों भाषा के जिस रूप को अपनी मानक भाषा मान ले, उसके लिए वह मानक हो जाती है।
जिस प्रकार से इस तरह भाषा के मानकता का प्रश्न तत्वतः भाषा विज्ञान का न होकर समाज विज्ञान का है। समाज इस प्रकार से भाषा विज्ञान भाषा की संरचना का अध्ययन करता है और संरचना मानक भाषा की भी होती है और अमानक भाषा की भी। उससे कोई संबंध नहीं कि समाज किसी शुद्ध मानता और किसी नहीं। इस तरह मानक भाषा की संकल्पना को संरचनात्मक न कहकर सामाजिक कहना उपयुक्त होगा। जिस प्रकार से हम आज अब तक देखे, जब हम समाज विशेष से किसी भाषा रूप के मानक माने जाने की बात करते हैं तो समाज से आशय होता है सुनिश्चित और शिष्ट लोगों का वह समाज जो पूरे भाषी क्षेत्र में प्रावलंबी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः उस भाषा रूप की प्रतिष्ठा उसके उन महत्वपूर्ण प्रयोक्तियों पर ही आधारित होती है। दूसरे शब्दों में उस भाषा के बोलने वालों में यह वर्ग एक प्रकार से मानक वर्ग होता है। समाज द्वारा मान्य होने के कारण भाषा के अन्य प्रकारों की तुलना में मानक भाषा की प्रतिष्ठा होती है। इस तरह मानक भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हम इसके बाद सामान्यतः मानक भाषा मूलतः किसी देश की राजधानी या अन्य दृष्टियों से किसी महत्वपूर्ण केंद्र की बोली होती है जिसे राजनीतिक अथवा धार्मिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रतिष्ठा और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम अभी देखे हैं उस केंद्र में जो कौन सा भी केंद्र हो, जैसा राजनीतिक केंद्र हो, उस राजनीतिक केंद्र में उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिस प्रकार से धार्मिक केंद्र में नहीं किया जाता है। धार्मिक केंद्र की और राजनीतिक केंद्र की भाषा अलग अलग होती है। उसी प्रकार से सामाजिकता की भी भाषा इन दोनों से अलग हो जाती है। इसीलिए अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रतिष्ठा और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सामान्यतः हम इस भाषा को एक जगह पे बांध कर नहीं रख सकते हैं। बोली का प्रयोग अपने क्षेत्र तक सीमित रहता है, किंतु मानक भाषा का क्षेत्र अपने मूल क्षेत्र के भी बाहर अन्य बोली क्षेत्र में होता है। जिस प्रकार से आज हमारे क्षेत्र में जो बोलचाल की भाषा है हम वही क्षेत्र में बोलते, मगर हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यही बोली हम आगे जाने के बाद दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद, जैसा कि हम आंध्र प्रदेश गए, कर्नाटक गए या अन्य कोई राज्य में गए, तो हमको इसी प्रकार से यही हमारी बोली होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है। मगर जो मानक भाषा है उसका हम बदलाव हम पूरे देश में भी कहीं भी जाओ उसी प्रकार से ही रहेगा। जिस प्रकार से हम एक न्यूज़ सुनते हैं वो न्यूज़ हम यहाँ भी यही सुनते हैं, अन्य जगह कहीं भी जाने के बाद भी वही हम न्यूज़ सुनते हैं। जिस प्रकार से एक प्रशासनिक पत्र हम यहाँ भी इसी बाल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो और पत्र भी हम दिल्ली जाओ या अन्य कहीं भी जाओ उसी भाषा में उसी प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसीलिए बोली का प्रयोग अपने क्षेत्र तक सीमित होता है, मगर मानक भाषा का अपने क्षेत्र में वो बांध कर हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि उसका क्षेत्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से बदलता नहीं है। यदि किसी भाषा का मानक रूप है तो साहित्य में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंततः क्षेत्रीय प्रयोग में तथा सभी औपचारिक परिस्थितियों में उस मानक रूप का ही प्रयोग होता है, अमानक रूप या बोली आदि का नहीं। जिस प्रकार से मानक भाषा का रूप साहित्य में होता है, शिक्षा में होता है, औपचारिक परिस्थिति में होता है। जिस प्रकार से अभी हम बहुत देख चुके हैं, हम एक बैंक के में गए, हमको एक कोई अर्जी करना है तो हम
मानक भाषा में ही करना होता है, ना हमारे बोली भाषा में नहीं। तो इसलिए बोली भाषा की हमारी एक सीमित होती है और मानक भाषा का कोई सीमा या प्रदेश या उसका ठिकाना नहीं होता है। किसी भाषा के बोलने वाले अन्य भाषा भाषियों के साथ प्रायः उस भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग करते हैं, किसी बोली का अथवा अमानक रूप का नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं कि मानक भाषा में ही, जिस प्रकार से ऑफिशियल लैंग्वेज मानक, वहां जब हम जाते हैं एक ऑफिस में तो उस जगह जाने के बाद वही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बोली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मगर हम जब समाज में बात करते हैं, जब हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ बात करते हैं तो हम मानक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी जो बोली भाषा है उस भाषा को हम दोहराने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से मानक भाषा और हमारे बोली भाषा में ये बदलाव हम देख सकते हैं। संक्षेप में मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। इसे मानक भाषा कहा जाता है। तो छात्रों, आज हम मानक भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत मानक भाषा किस तरह से होती है इसका हम आज अध्ययन किए हैं। इसलिए आज इस भाषा को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।